प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास के 8वें पेपर में हम 1935 का अधिनियम जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में ब्रिटिश भारत में लाया गया था, उसके 4 व्याख्यान हम इससे पहले कर चुके हैं और उसी श्रृंखला में ये 5वां व्याख्यान है। इससे पहले जो व्याख्यान हुआ था, उसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के जो 3 प्रमुख पिलर्स थे, गवर्नर जनरल, सभासद और मंत्री परिषद, ये हमने पिछले व्याख्यान में किया था। आज के व्याख्यान में हम कर रहे हैं 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल में क्या व्यवस्थाएं थी। अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधान के 2 सदन रखे गए थे। पहला जो सदन है वो राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा संघीय सभा, फेडरल असेंबली। ये 2 सदन रखे गए थे। पहला सदन राज्यसभा में विद्यार्थियों कुल 260 सदस्य रखे गए थे और कुल 260 सदस्यों में से 104 सदस्य देशी रियासतों के थे। राज्यों में इन सीटों का विभाजन उनकी अपनी अपनी महत्ता और प्रतिष्ठा पर आश्रित रखा गया था। उदाहरण के लिए हैदराबाद को 16 सीटें दी गई थी, क्योंकि हैदराबाद बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा राज्य था। मैसूर को 7 दी गई और ट्रावनकोर को 5 सीटें दी गई। हैदराबाद को 16, मैसूर को 7, ट्रावनकोर को आप 7 सीटें 5 सीटें दी गई। यद्यपि सामने जो स्लाइड है इसमें आपको 16 सीट दिखाई दे रही हैं, यह गलती से लिखा गया। स्लाइड में ट्रावनकोर को 5 सीट ही समझा जाए, 16 सीट को जो है वो ये प्रिंटिंग वो समय स्लाइड तैयार करते समय इसमें गलती होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हैदराबाद 16, मैसूर 7, ट्रावनकोर 5। ये रखिए, सदस्यों के मनोनयन का जो अधिकार है वो जो ब्रिटिश जो थे का अधिकार, ब्रिटिशर्स ने मनोनयन का जो अधिकार है वो शासकों को दिया था। ब्रिटिश भारत के 156 प्रतिनिधियों में से 150 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में से सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के आधार पर चुने जाते थे और शेष 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार, कोई स्त्री, महिला, अल्पमत या परिगणित जातियां या दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वो 6 सदस्य उसके द्वारा मनोनीत होते थे। तो ब्रिटिश भारत के 156 प्रतिनिधियों में से 150 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में से सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के आधार पर और शेष 6 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। जिस प्रकार देशी रियासतों में स्थानों का समान बंटवारा नहीं था, उसी तरह प्रांतों में भी स्थानों का समान बंटवारा नहीं था। अतः यह सदन अमेरिकन सीनेट अथवा स्विट्जरलैंड की राज्यसभा से बिल्कुल भिन्न था। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के पृथक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नियत किए गए थे।
जैसे हिंदू निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र, सिख निर्वाचन क्षेत्र, इस प्रकार से इन संप्रदाय ये जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के सदस्यों को इन्हीं संप्रदायों के अनुयायी मतदाता इन्हीं के क्षेत्र से सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निर्वाचित करते थे। किंतु यूरोपियन आंग्ल भारतीय संप्रदाय किंतु यूरोपियन आंग्ल भारतीय संप्रदाय और ईसाइयों के लिए परोक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। किस किस के लिए? यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस, इनके लिए। हरिजनों के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था थी। जिन संप्रदायों के चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे, उनके सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडल में उनके सदस्य मिलकर चुनते थे। राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, एक स्थायी संस्था हुआ करती थी उस अधिनियम के अनुसार जो प्रावधान रखा गया, जिसमें सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाते थे। उनमें से प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 को सदस्यता छोड़नी होती थी। ये जो सेवानिवृत्त सदस्य होते थे, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते थे। राज्यसभा को अवधि से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता था। मताधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया था जो संपत्तिशाली थे। मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख थी। ब्रिटिश प्रांतों को जो 156 स्थान राज्यसभा में दिए गए थे, उनमें 75 सामान्य स्थान हिंदुओं, 49 मुसलमानों, 4 सिखों, 6 महिलाओं, 6 परिगणित जातियों, 7 यूरोपियन, 1 एंग्लो इंडियन और 2 भारतीय ईसाइयों के लिए थे। शेष 6 गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। राज्यसभा की संरचना से स्पष्ट है कि इसे धनियों और उच्च वर्गों की संस्था बनाया गया था। एमएल पलखंडा जो एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं, राज्यसभा को निहित स्वार्थों, प्रतिक्रियावादी थोड़े से चुने हुए शासकों और अनुदार राजनीतिज्ञों की सभा बनाने का प्रयत्न किया गया था। इसके प्रत्येक सदस्यों में से 9 वर्ष के अति लंबे सदस्यता काल के कारण विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायित्व एवं अवज्ञा की जो भावना है, वो उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब राज्यसभा के बाद में दूसरा जो है वो संघीय सभा का हम जिक्र करते हैं। संघीय विधानमंडल के निम्न सदस्य का नाम संघीय सभा रखा गया, लोअर हाउस जो है। इसमें कुल 375 स्थानों में से 250 ब्रिटिश भारत के लिए और शेष 125 देशी रियासतों के लिए नियत किए गए थे। ब्रिटिश भारत के 250 में से 4 गैर प्रांतीय स्थान थे, जिन्हें व्यापार, वाणिज्य और श्रम में बांट दिया गया था। ब्रिटिश भारत की सीटों का विभाजन संप्रदायों, वर्गों और हितों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार रखा गया था। जैसे मुसलमान 82, सिख 6, आंग्ल भारतीय 4, यूरोपियन 8, भारतीय ईसाई 8, व्यापारी और उद्योगपति 11, जमींदार 7, श्रमिक 10, स्त्रियां 9 और सामान्य 115। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुसलमान 82, 82, सिख 6, एंग्लो इंडियन 4, यूरोपियन 8, भारतीय ईसाई 8, व्यापारी और उद्योगपति 11, जमींदार 7, श्रमिक 10,
स्त्रियां 9 और सामान्य 115। सामान्य स्थानों में से ही हरिजनों के लिए 19 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। हिंदुओं, पारसियों तथा कुछ अन्य संप्रदायों को प्रथम अ, अन्य कुछ जो अन्य संप्रदाय थे उनको पृथक संप्रदाय प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ब्रिटिश जो भारत है उसकी हम बात करें तो हिंदुओं की कुल जनसंख्या 70% थी और अल्पमत 30%। बात कर रहे थे हम कि जो हिंदू हैं वो ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या के 70% थे और अल्पमत 30% सीटें दोनों को समान संख्या में दिए गए थे। हिंदू ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या के 70% थे और अल्पमत 30% प्रति सीट दोनों को समान संख्या में दिए गए थे। राज्य में सीटों का विभाजन प्रधानतः जनसंख्या पर आधारित था। संघीय सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होने की व्यवस्था थी, जबकि संसार के सभी देशों में प्राय निचले सदन लोअर हाउस में चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। आज भी हमारी जो लोकसभा है जो कि लोअर हाउस है उसके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ब्रिटिश भारत के सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रांतों की विधानमंडलों के निम्न सदनों के निर्वाचक मंडल बनाए गए थे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा उक्त सदस्यों का निर्वाचन करते थे। क्या कि संघीय जो सभा है कि और इसका जो लोअर हाउस है कि ब्रिटिश भारत के सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रांतों में विधानमंडलों के निम्न सदनों के निर्वाचक मंडल बनाए गए थे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा उक्त सदस्यों का निर्वाचन करते थे। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया था, किंतु गवर्नर जनरल उसे अवधि से पहले भंग कर सकता था। संघीय सभा की रचना भी राज्यसभा की तरह असंतोषजनक थी, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व श्रेष्ठ सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। यूरोपियन और आंग्ल इंडियन जैसे संप्रदायों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, जबकि हिंदुओं को, जो संपूर्ण जनसंख्या के 70% से भी अधिक थे, अल्पमत बना दिया गया। इसी तरह देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और इन रियासतों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अवश्य ही ब्रिटिश भारत की संवैधानिक प्रगति में बाधा सिद्ध होती। संघीय सभा की संरचना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं रखी गई। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने वाली थी। अब है विधानमंडल की शक्तियां। पावर ऑफ लेजिस्लेचर। पहला, विधि निर्माण संबंधी शक्तियां। 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल को ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए केंद्रीय और समवर्ती सूचियों के सब विषयों के संबंध में चीफ कमिश्नर के प्रांतों के लिए सब विषयों के संबंध में एवं संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों के लिए प्रवेश पत्र के अंतर्गत संघ को समर्पित किए हुए संपूर्ण विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संघीय विधानमंडल प्रांतीय विषयों पर भी उस दिशा में कानून बना सकती थी जब गवर्नर जनरल ने संकटकालीन घोषणा कर दी हो। अधिनियम बनाने से पहले प्रत्येक बिल पर दोनों सदनों में
मतभेद हो जाने की स्थिति में दोनों की संयुक्त बैठक रखने का प्रावधान था, जिसमें संघीय सभा को अपने संख्या बल के कारण लाभ था। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका के क्षेत्र में दोनों सदनों को समान अधिकार नहीं थे। मंत्रिपरिषद केवल संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी था, राज्यसभा के प्रति नहीं। मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने की शक्ति संघीय सभा को थी, राज्यसभा को नहीं थी। जहां तक गवर्नर जनरल के काउंसलर्स का संबंध था, सभासदों, उन्हें दोनों सदनों में से कोई भी सदन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकता था। सभासद केवल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। दोनों सदनों को मंत्रियों तथा सभासदों से शासन संबंधी प्रश्न पूछने का सामान्य अधिकार था और दोनों ही सदन प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। यह गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था कि वह किसी प्रस्ताव को माने या न माने। जिन विषयों में गवर्नर जनरल को विशेष जिम्मेदारी या स्वेच्छाचारी शक्तियां सौंपी गई थीं, उनमें विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरा, वित्तीय संबंधी शक्तियां। वित्तीय मामलों में दोनों सदनों के अधिकार व्यावहारिक रूप से समान थे, किंतु कोई भी वित्तीय विधेयक पहले संघीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। व्यय के जो हेड्स हैं, जिनका भार संघ के राजस्वों पर पड़ता था, संघीय विधान मंडल के नियंत्रण से बाहर थे। व्यय की ऐसी मदें या हेड्स बजट के लगभग 80% भाग को आवृत करती थी। शेष 20% विषय पहले संघीय सभा में और फिर राज्यसभा में मांगों और अनुदानों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। इस 20% बजट के हेड्स में विधानमंडल कोई भी कटौती कर सकता था या किसी मांग को मानने से बिल्कुल इनकार कर सकता था, किंतु गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह विधानमंडल द्वारा अंगीकार न किए हुए या कम किए हुए अनुदानों को ज्यों का त्यों पास कर दे। ये तीन जो है इनकी शक्तियां। निष्कर्ष के रूप में अभी विद्यार्थियों, आपने भी सुना है, देखो स्पष्ट होता है कि संघीय विधानमंडल रचना और अधिकारों की दृष्टि से बड़ा ही निराशाजनक था। ये आप लोग इतना सुन करके जान गए होंगे। विधानमंडल को ब्रिटिश संसद की सी विधि निर्माण शक्ति प्राप्त नहीं थी, और यदि तो हम दूसरे देशों के विधानमंडलों को देखें तो वो कोई भी शक्ति हमारे इस विधानमंडल में 1935 के अधिनियम के द्वारा नहीं दी गई थी। विधि निर्माण संबंधी अधिकार विभिन्न रूप से प्रतिबंधित थे। विधानमंडल के वित्तीय अधिकार पर भी अत्यधिक नियंत्रण थे, और यह सब कुछ मुख्यतः गवर्नर जनरल की विशाल वित्तीय अधिकारों या शक्तियों के कारण था। वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था भी जिस रूप में की गई थी, वह आपत्तिजनक थी। दोनों सदनों के गठन में भी बड़ी बड़ी त्रुटियां थी। निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कांटे की तरह चुभती है विद्यार्थियों। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का विस्तार, विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यों के मनोनीत सदस्यों की भारी संख्या आदि दोषों ने विधानमंडल को अलोकतांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, विपरीतगामी
बिल्कुल नेगेटिव बना दिया था। यहाँ मैं विद्यार्थियों आपको एक बात का और स्मरण दिला दूं, क्योंकि भारतीयों के विरोध के कारण अधिनियम का संघीय भाग नहीं लागू किया गया था, अतः संघीय विधानमंडल भी नहीं बना और केंद्र में 1919 के अधिनियम के अनुसार ही कार्य चलता रहा। ये रिमार्केबल बात है। ये आपको विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।